हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 20 के साथ सेट नंबर 20 में जो जीके और करंट इवेंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और सेट नंबर 20 आपके सामने दिख रहा है। सेट नंबर 20 में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है यानी आर्ट सब्जेक्ट और करंट इवेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा 28 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 28 पर, इस सेट का क्वेश्चन नंबर 28 पर पहला क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 का जो क्वेश्चन होगा 28 नंबर पर, उसको हम लोग खोलेंगे। चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से। हाफ ऑफ व्हाट आई से ये जो किताब है इसके राइटर कौन है? ऑप्शन है शशि थरूर, अनिल मेनन, नमिता गोखले और के.आर. मीरा। तो हाफ ऑफ व्हाट आई से बड़ा अच्छा नाम है बुक का। हाफ ऑफ व्हाट आई से, इसके राइटर कौन है? और इसके राइटर हैं अनिल मेनन, जो ऑप्शन बी में है, अनिल मेनन। अनिल मेनन भारतीय राइटर, और अनिल मेनन कंप्यूटर के भी कंप्यूटर साइंस के जानकार, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी उनको कह सकते हैं। और उनके द्वारा और भी बुक्स लिखी गई है। उसमें एक प्रमुख बुक जो आपके सामने लिखा गया उसका नाम हाफ ऑफ व्हाट आई से। इसके राइटर हैं अनिल मेनन। और इस पुस्तक में एक ऑर्फेन अनाथ बच्चे की कहानी से शुरू होती है और वो बच्चा कैसे कैसे फिर हायर एजुकेशन को प्राप्त करता है, फिर उसका सोशल कुछ एक्टिविटी होती है, फिर वो पॉलिटिशियन होता है। इस तरह के सभी उतार चढ़ाव के चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो ये जो बुक है हाफ ऑफ व्हाट आई से, इस पुस्तक के राइटर हैं अनिल मेनन। और अनिल मेनन आपको सोशल वर्क में भी, सामाजिक कार्यों में भी इनका नाम आता है। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ हाफ ऑफ व्हाट आई से के राइटर अनिल मेनन। ऑप्शन है शशि थरूर, नमिता गोखले, के.आर. मीरा भी। शशि थरूर की भी बुक आप जानिए। शशि थरूर की बुक एक जो बहुत अभी प्रचलित बुक जो है 2019 के साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शशि थरूर को मिला। वो पॉलिटिशियन भी हैं, राइटर भी हैं, और बहुत जो इम्पोर्टेंट जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके वो कॉलम राइटर भी रहते हैं। और शशि थरूर की एक बुक है एन ए ऑफ डार्कनेस, ये उनकी पुस्तक है। शशि थरूर, ऐसे शशि थरूर की बहुत सी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 फिर हम लोग का होगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बंगाल का पहला विभाजन वर्ष क्या था? क्वेश्चन हमारा है बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये आप जानते होंगे और इस पे चर्चा मैं पहले भी कभी डिस्कशन में किया हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ, ये हम लोग को आंसर डिसाइड करना है। ऑप्शन में जो है 1905, जो डी ऑप्शन में। तो बंगाल का पहला विभाजन यानी पहली बार बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में। और फिर क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन किसके द्वारा? उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ये भी याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो बंगाल विभाजन की पहली घोषणा कब? 1905 में। इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को दो भागों में विभाजित करने का घोषणा करता है और उसको बंगाल विभाजन की घोषणा कहा जाता है। और उसमें था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा होती है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में आज जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में आज जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल के रूप में। देखिए, इस विभाजन का कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया। कांग्रेस इस विभाजन को गलत बताया। शुरू में कांग्रेस के जो फाउंडर लीडर्स थे, जो संस्थापक लीडर्स थे, वो तो डायरेक्ट विरोध करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के नई पीढ़ी के लोगों ने
अंग्रेजों के इस विभाजन को गलत बताया। इस विभाजन को अंग्रेजों का कहना था कि ये प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासनिक सुविधा के लिए ये विभाजन किया जा रहा है, लेकिन हमारे कांग्रेस के लोगों ने इस विभाजन की जो अंग्रेजों की जो मंशा थी, यानी छिपी हुई जो मंशा थी, उसको उन्होंने भांप लिया। और अंग्रेज 1905 के आते आते तक, आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और 1885 से 1905 कांग्रेस का प्रथम 20 वर्ष कांग्रेस काफ़ी रचनात्मक कार्य किया और कांग्रेस का उद्देश्य राष्ट्रवाद को बढ़ाना और कौमी एकता को स्थापित करना, और बंगाल क्षेत्र में कांग्रेस इन सब बातों के लिए बहुत सफल रहा, खास करके कौमी एकता को मजबूत करना। अंग्रेज कांग्रेस के इन कार्यों से अंग्रेज एक तरह से घबरा गए थे और अंग्रेजों को लग रहा था कि इनका जो नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का प्रसार जिस प्रकार से हो रहा है और राष्ट्रवाद के नाम पर जो कौमी एकता बन रही है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश व्यवस्था के लिए बाद में बहुत खतरनाक हो जाएगी। और इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का घोषणा किया, निर्णय लिया, यानी मुस्लिम बहुल बंगाल को अलग और हिंदू बहुल बंगाल के क्षेत्र को अलग करने का निर्णय लिया, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आया और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। और इस घोषणा के विरुद्ध में कांग्रेस के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसको बंगभंग आंदोलन कहा गया, या उसको स्वदेशी आंदोलन, उसको प्रथम स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। उस आंदोलन के नेचर के आधार पर उसको प्रथम स्वदेशी आंदोलन कहा गया, क्योंकि उस आंदोलन में ये एक ऑब्जेक्टिव था कि अंग्रेजों का विरोध कैसे करना है। तो अंग्रेजों का विरोध कैसे करना है, तो उनके व्यापार को यहाँ पर ठप करना है, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, इसलिए इसको प्रथम स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। क्वेश्चन हमारा था बंगाल का पहला विभाजन कब, 1905 में, और बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो वो आंदोलन चला, बंगभंग आंदोलन, उस आंदोलन से अंग्रेज दबाव में आए, क्योंकि उनका व्यापार बहुत प्रभावित हुआ और बाद में अंग्रेजों ने ये घोषणा किया, उस विभाजन को स्थगित किया और बंगाल को फिर दूसरे रूप में बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ और उस विभाजन के तहत बिहार को अलग किया गया, जिसकी घोषणा 1911 में हुई और वो लागू हुआ 1912 में। तो 1912 में बंगाल प्रांत से बिहार को अलग किया गया। और स्टूडेंट्स आप जान लो, उस बिहार के साथ साथ आपका उड़ीसा भी और झारखंड का क्षेत्र भी। और फिर आप जानते हो कि 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 42 नंबर पर होगा, 42 नंबर पे। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेवारी ली है? 2022 में 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को मिली है, या किस राज्य ने उस मेजबानी के दायित्व को अपने ऊपर लिया है? 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य के हाथ में? तो ये आंसर होगा आपका, इसमें है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। 2022 2021 का, तो 2021 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का दायित्व गया है उत्तराखंड पर, और 2022 का जो है वो मिजोरम, 2022 का जो है मिजोरम, और मिजोरम ऑप्शन में है बी, तो आंसर हमारा बी होगा। 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिजोरम के हाथ में और 2021 उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में है? वो वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी आप जानते हो इटली में वेटिकन सिटी, लेकिन वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका अस्तित्व माना जाता है। तो वेटिकन सिटी में तो ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में है? तो वेटिकन सिटी में। ये शहर भी है और एक राष्ट्र के रूप में भी इसे मान्यता है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ,
क्वेश्चन नंबर 44, डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा ये है कि किस मुस्लिम संत के निवास स्थान पर फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया। यानी फतेहपुर सिकरी एक जो शहर बसाया गया अकबर के द्वारा, तो वो जो एरिया था किस मुस्लिम संत का निवास क्षेत्र था, ये हम लोग को ऑप्ट करना है। इसमें है नासरुद्दीन चिराग देहलवी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फखरुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती। तो आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती अकबर के आध्यात्मिक गुरु, अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे शेख सलीम चिश्ती। और उनके निवास क्षेत्र में ही जहां वो रहते थे वहीं पर अकबर ने एक नए शहर का स्थापना किया, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन फिर हमारे पास 45 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन हमारा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। तो इसमें ऑप्शन जो है नमिता गोखले, सुदीप्ता दास, शमित बसु और अनुष ईरानी। इसमें आंसर होगा सुदीप्ता दास। सुदीप्ता दास नए अभी बड़े युवा रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। ऐसे सुदीप्ता दास टेक्नोक्रेट्स हैं। सुदीप्ता दास नए पीढ़ी के लेखकों में बड़ी तेजी से इनका नाम उभरा है। ये कलकत्ता बेस्ड हैं, कलकत्ता के मूल रूप से कलकत्ता के रहने वाले सुदीप्ता दास। और सुदीप्ता दास की ये पुस्तक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी, और इसके पहले भी इनकी बहुत सी पुस्तकें आ चुकी हैं। सुदीप्ता दास आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं, यानी वो टेक्नोक्रेट्स हैं। और सुदीप्ता दास की ये पुस्तक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी जो पुस्तक है वो सुदीप्ता दास की है। सुदीप्ता दास टेक्नोक्रेट्स तो हैं ही, म्यूजिक के क्षेत्र में भी इनका नाम है और इनको एक म्यूजिशियन के रूप में भी जाना जाता है। यानी सुदीप्ता दास को नोवेल राइटर के रूप में जाना जाता है, सुदीप्ता दास को एक टेक्नोक्रेट के रूप में जाना जाता है, सुदीप्ता दास को म्यूजिशियन के रूप में भी जाना जाता है, और एक इंटरप्रेन्योर के रूप में भी इनको जाना जाता है। उद्योग जगत में भी इनका अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो सुदीप्ता दास की ये पुस्तक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी। सुदीप्ता दास मूल रूप से कलकत्ता के रहने वाले, और सुदीप्ता दास एक युवा लेखक हैं, और सुदीप्ता दास एक आईआईटी खड़गपुर के पास आउट हैं। तो सुदीप्ता दास की पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। भारत का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र दिया गया है, 4 ऑप्शन हमारा है, हिमालय क्षेत्र, गंगा के मैदान, पश्चिमी घाट और दक्कन के पठार। और इसमें पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा के लिए ज़्यादा क्षमता किस क्षेत्र में है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए, यानी पवन ऊर्जा से जो कुछ वैसा किया जा सकता है, पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिक निकालना या कोई पंप चलाना, जो विंड एनर्जी से जो इनोवेशन हो सकता है, उसकी ज़्यादा संभावना हमें कहाँ है। तो ज़्यादा संभावना हिमालय पर्वत पर अगर कहिए तो वहाँ कोई पवन का तेज़ चलना और ये स्थिति नहीं होती है, और वह ठंडा जगह है। ठंडे जगह पर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पवन तेज नहीं रहे, लेकिन ठंडे जगह पर वो स्थिति नहीं बनती है। दूसरा है गंगा का मैदान, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र भी ब्लॉक क्षेत्र है, तो वहाँ भी ऐसी स्थिति नहीं है। और फिर आपका है दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग है वो दक्कन का पठार,
तो वो भी पूरी खुला नहीं है और वहाँ भी पवन ऊर्जा की उतनी संभावना नहीं दिख रही है। ये जो पश्चिमी घाट आपका है, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पर पवन, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ उसमें पश्चिमी घाट क्षेत्र में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में पवन ऊर्जा के उच्चतम क्षमता की संभावना उपलब्ध है, व्याप्त है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के इधर अगर आप जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर, यहाँ से चलने वाली हवा, दूसरी बात है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, इसलिए दिए गए ऑप्शंस में उस पवन ऊर्जा की क्षमता वाला सबसे ज़्यादा संभावित क्षेत्र हमारा होगा पश्चिमी घाट। और स्टूडेंट्स मैं बहुत बार बताया हूँ, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट को आप सह्याद्री भी कहते हो, पश्चिमी घाट हो गया। इधर से आपका पूर्वी घाट हुआ जो कटा छटा है, बीच वाला जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से बाउंडेड जो आपका पठारी क्षेत्र हो गया प्रायद्वीपीय भारत का, उसको आप दक्कन का पठार कहिए। और पश्चिमी घाट से इधर आपका मैदान भी है, और पूर्वी घाट से, ज़्यादा पूर्वी घाट से चौड़ा मैदान, और फिर इसके बाद जो सागर का तट लगेगा, तो ये आप बोलोगे पश्चिमी तट। पश्चिमी तट, देखो स्टूडेंट ये होता क्या है कि कन्फ्यूजन, लोग पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट एक ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। पश्चिमी घाट, फिर मैदान, पश्चिमी घाट के पश्चिम में फिर एक मैदान की पतली पट्टी, और फिर पश्चिम तट, फिर उसी तरह पूर्वी घाट के पूरब में मैदान, तटीय मैदान, और फिर पूर्वी तट, पूर्वी तट। और फिर मैं यहाँ पर आपको ये सचेत करना चाह रहा हूँ कि किस तट का क्या नाम है, किस तट का खंड में नाम क्या है और पूरा ऐसा नाम क्या है, ये सब आपको जानना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की जो चोटियाँ हैं उनका नाम, उत्तर से दक्षिण का क्रम, और ऐसा मैं कभी कभी बताया भी हूँ। तो ये सब चीज़ अगर आप एक बार याद कर लेते हो तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर जाएंगे। और फिर हम लोग का क्वेश्चन 49 नंबर पे है। डैश, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ आते हैं। क्वेश्चन है वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ आते हैं, तो ये किस वास्तुकला के उदाहरण हैं? हिंदू वास्तुकला के उदाहरण है चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ, कि मुगल वास्तुकला के उदाहरण है चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ, कि मौर्य वास्तुकला के ये उदाहरण है, कि बौद्ध वास्तुकला के उदाहरण है? देखिए कहीं पर क्या है, कहीं वंश पर नाम दिया है जैसे मुगल और मौर्य, ये डायनेस्टी पर आधारित ऑप्शन है, वंश पर आधारित ऑप्शन है, कहीं धर्म पर आधारित ऑप्शन है, और ऐसा मिक्स्ड ऑप्शन रहता है। तो चैत्य विहार, स्तूप, चैत्य स्तंभ तो थोड़ा मैं साइड कर दे रहा हूँ कि स्तंभ और जगह पे भी हो सकता है, लेकिन चैत्य विहार, स्तूप सीधे किससे जुड़ता है? बौद्ध से। तो हम कहेंगे ये बौद्ध वास्तुकला, बौद्ध धर्म से संबंधित वास्तुकला के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर, जो वहाँ जो गैप छूटा हुआ वहाँ क्या भरा होना चाहिए, यानी आंसर क्या ऑप्ट होना चाहिए? बौद्ध, जो आंसर डी ऑप्शन पर है, तो बौद्ध यहाँ ऑप्ट किया गया। तो बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ आते हैं। चैत्य क्या है? तो देखिए चैत्य के बारे में आप ये कह सकते हो कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का जो वर्शिप प्लेस है उसको चैत्य कहिए। वर्शिप प्लेस यानी आराधना का जगह, पूजा का जगह, वो चैत्य हो गया। विहार तो बौद्ध मोंको, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान हो गया वो विहार हो गया। स्तूप तो किसी बौद्ध विद्वान, बौद्ध संतों के आदर में जो मेमोरियल है वो स्तूप हो गया, इस तरह से रखना है। और स्तंभ तो भारतीय इतिहास में और भी जगह पर ये एक परंपरा रही है कि किसी याद में, किसी घटना के याद में, किसी व्यक्ति के याद में, ठीक है,
किसी खास संस्कृति की छाप के याद में स्तंभ पिलर बनाने का एक परंपरा इतिहास में रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारतीय इतिहास में तो देखने को मिलता है, दूसरे जगह पर भी। तो यहाँ पर खास करके चैत्य विहार और स्तूप, ये तीन जो टर्म हैं ये सीधे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और इसलिए बौद्ध स्थापत्य कला के ये सुटेबल उदाहरण है। बौद्ध स्थापत्य कला या बौद्ध वास्तुकला के ये उदाहरण है। तो आंसर हमारा डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बौद्ध वास्तुकला में बौद्ध मूर्ति कला भी आता है और बौद्ध मूर्ति कला में मैं यहाँ बता दूं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति, सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही मूर्ति, किसी मानव मूर्ति जिसकी पूजा हो उसमें सबसे पहले भारतीय इतिहास में भगवान बुद्ध की मूर्ति माना जाता है। और भगवान बुद्ध की मूर्ति तीन कला परंपराओं में बनी हुई है। कुछ मूर्तियाँ गंधार कला की बनी हुई हैं, गंधार कला की हैं, कुछ मूर्तियाँ अमरावती कला में हैं, कुछ मूर्तियाँ मथुरा कला में। तो बौद्ध मूर्तियाँ किन किन कलाओं में उपलब्ध हैं, मुख्य रूप से किन किन कलाओं में उपलब्ध हैं? तो तीन कलाओं में, मूर्ति कला में तीन मूर्ति कला बौद्ध मूर्ति भगवान बुद्ध की मूर्ति निर्माण से संबंधित हैं। वो है गंधार, अमरावती और मथुरा। गंधार मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला, ये तीन स्टाइल है मूर्ति बनाने का जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां मुख्य रूप से इन तीन स्टाइल में मिलती हैं। उसमें एक जो है गंधार मूर्ति कला में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, गंधार मूर्ति कला को हेलेनिस्टिक कला भी यूनानियों ने कहा है, या गंधार मूर्ति कला को यूनानियों ने नहीं कहा। यूनानियों का जो हेलेनिस्टिक आर्ट है उससे प्रभावित हमारा है गंधार मूर्ति कला। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गंधार मूर्ति कला किसकी कला से प्रभावित है? यूनानियों के, पार्थियनों के, शकों के, कुषाणों के? तो आप बोलोगे यूनानियों के, यानी ग्रीक। तो यूनानी मूर्ति कला से प्रभावित जो मूर्ति कला है वो गंधार मूर्ति कला, और यूनानी में यानी ग्रीक में उस मूर्ति कला को हेलेनिस्टिक मूर्ति कला। तो हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का प्रभाव आपको किसमें मिलता है? गंधार शैली में। और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ गंधार मूर्ति शैली में भी, मथुरा मूर्ति शैली में भी और अमरावती मूर्ति शैली में भी। यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि चैत्य विहार स्तूप ये किस वास्तुकला से संबंधित है? तो आप बोलोगे बौद्ध वास्तुकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग का 55 नंबर पे। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों की डेल्टा पर स्थित है। ये दो नदियां कौन सी हैं? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कोई कोलेरू झील है, लेक है, और ये क्वेश्चन है कि लेक, ये जो कोलेरू झील है किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, डेल्टा पर स्थित है, ये क्वेश्चन है। कोलेरू झील, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोलेरू झील का। तो वो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र में है कोलेरू झील। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र में है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र में है, इसलिए आंसर हमारा ए होगा। और कोलेरू झील जो है भारत के ताजे पानी के झीलों में सबसे बड़ी झील है और ये आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, बड़ी झील है। और फिर ये कहाँ, किसके डेल्टा में? तो गोदावरी कृष्णा के डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? इसमें है एथलीट हटा दिया जाए, इसमें से कौन महिला जो है
वो स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। तो कोई एक जो है वो स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन को थोड़ा देखना होता है कि कोई एक ऐसा दिख जाए जो दूसरे क्षेत्र का हो, तो आंसर हमारा वो होगा। तो इसमें एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी महिला खिलाड़ी जो दिख रही हैं और वो स्क्वैश नहीं खेलती हैं, ये एकदम कंफर्म है, वो है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी, और कोनेरू हम्पी जो है वो सी में है, ऑप्शन पे है। कोनेरू हम्पी जो है ये शतरंज की खिलाड़ी है, चेस की, शतरंज की महिला खिलाड़ी, शतरंज की महिला खिलाड़ी। और कोनेरू हम्पी महिला ग्रैंड स्लैम भी रही हैं, महिला ग्रैंड स्लैम, महिला ग्रैंड स्लैम भी रही हैं। कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश की हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। अभी भी हम लोग अभी आंध्र प्रदेश का बात कर रहे थे, तो वो था हम लोग का कोनेरू, वो था झील। तो ये जो कोनेरू हम्पी हैं वो आंध्र प्रदेश की हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली और शतरंज की महान खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। क्वेश्चन हमारा है कि किसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी और उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। ऑप्शन में है पुर्तगालियों ने, एकदम नहीं, दूर दूर तक नहीं, कौरवों ने, मुगलों ने, पांडवों ने। तो ये पांडवों की राजधानी, कौरव पांडव आप जानते हैं, तो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। देखिए, ये पौराणिक कथाओं में, हिंदू धर्म ग्रंथों में बात है, लेकिन इतिहास जो हम पढ़ते हैं, चूँकि रामायण महाभारत की जो कथाएं हैं वो भारत से संबंधित कथाएं हैं, वो सभी घटनाएं हमारे लिए मान्य हैं, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के अभाव में इतिहास के पन्नों में उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में नहीं रखा गया है। तो इतिहास के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए कि दिल्ली की स्थापना किसने किया, इतिहास के दृष्टिकोण से, यहां जब पूछेगा ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से पूछा जाए अगर वैसा क्वेश्चन हो कि दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो तोमर शासक अनंगपाल, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ आता है कि अनंगपाल ने किया था, कुछ मत आता है, लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य है, अनंगपाल तो एग्जिस्ट करता था ना, इतिहास के पन्ना में उसका एग्जिस्टेंस तो स्वीकार किया गया है, तोमर वंश का एग्जिस्टेंस स्वीकार किया गया है। तो तोमर शासक अनंगपाल द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी, तोमर शासक अनंगपाल, और उस समय उसको ढीलिका भी कहा जाता, दिल्ली का नाम ढीलिका था। तो तोमर शासक अनंगपाल, तोमर शासक अनंगपाल, अनंग, तोमर शासक अनंगपाल द्वारा 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना की गई। देखो, आप जानते हो 736 का बात है, तो 650 से 750 तक उत्तर भारत में कोई प्रमुख राजवंश की स्थिति नहीं थी। प्रतिहारों का अंत हो चुका था और प्रतिहारों के बाद उत्तर भारत में राजपूत वंशों का उदय हुआ और उन राजपूत वंशों में बहुत से राजपूत वंश हुए, गढ़वाल हुए, तोमर हुए, चौहान हुए। तो उस राजपूत वंशों में ही एक तोमर वंश,
तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने एक नए शहर का स्थापना किया, दिल्ली का। तो दिल्ली के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल, तोमर वंश के शासक अनंगपाल को। फिर ये दिल्ली पर अधिकार अलग अलग लोगों के हाथों में रहा, या अलग अलग लोगों के हाथ में दिल्ली गया। उसके इतिहास और उससे रिलेटेड भी फैक्ट्स आप जानोगे। गढ़वालों के हाथ में गया, चौहानों के हाथ में गया, और चौहान के बाद आप जानते हो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, और फिर उसके अधीन आता है। फिर उसका एक गवर्नर यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करता है, लेकिन दिल्ली उसके अधीन में रहता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक लंबे समय तक दिल्ली सत्ता का केंद्र रहा, राजधानी रही दिल्ली, और उसमें इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। और फिर इसलिए उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन सब के काल में दिल्ली एक मुख्य केंद्र में रहा या राजधानी रहा। इसलिए इन 5 वंशों के काल को गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन 5 वंशों के शासन काल को 1206 से कहिए तो 1526 तक के इस काल को एक तरह से दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। फिर क्या था कि सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। फिर आप देखते हो कि इब्राहिम लोदी का जो अंतिम होता है, इब्राहिम, उसको बाबर हराता है। और फिर मुग़ल का आरंभिक दौर कहाँ रहता है? आगरा से, क्योंकि आगरा उस समय तक लोदियों का आगरा चला गया था। फिर आगरा से दिल्ली की स्थिति बनती है, फिर हुमायूं के समय में, फिर शाहजहाँ के समय में देखते हो। तो इस तरह से दिल्ली में उतार चढ़ाव की बात देखते हो। अंग्रेज़ों के समय में आप देख रहे हो दिल्ली बाद में केंद्र बना, बाद में वो केंद्र के रूप में उभरा, शासन के केंद्र के रूप में, क्योंकि अंग्रेज़ पहले कलकत्ता से थे। फिर आप देखते हो 1912 में वो दिल्ली को राजधानी कर लिए। तो इस तरह से दिल्ली का इतिहास, तो दिल्ली पर एक नज़र आप डाल लोगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन की संभावना होगी वो बन जाएगी। तो पहली बात ये कि क्वेश्चन हमारा ये था कि निम्नांकित में से डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना किया। जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है उसमें पांडवों का होगा। इंद्रप्रस्थ, उस समय नाम, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किसके समय? तो ये हमारे मतलब धार्मिक ग्रंथ की ही बात है। तो इंद्रप्रस्थ नाम पांडवों के समय, इंद्रप्रस्थ नाम पांडवों के समय। और अनंगपाल ने 736 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना, और उस समय नाम ढीलिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और नर्मदा आप जानते हो कि बिंद और सतपुड़ा, बिंद और सतपुड़ा के बीच से होकर के नर्मदा गुजरती है। फिर सतपुड़ा के नीचे से आपकी गुजरती है ताप्ती, ये नर्मदा। यही प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियाँ जो पूरब से पश्चिम की ओर जिनका प्रवाह होता है। तो नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर, हम लोग का क्वेश्चन था जबलपुर किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहले आंसर में लगा दो फिर चर्चा। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी जिसका रिन्यूएबल होते रहता है, फिर से उसका उपयोग हो सकता है। एक तरह से मोटा मोटी ये समझिए कि हम माने कि वो ख़त्म होने वाला नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो जीवाश्मों से ऊर्जा, तो इसमें है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय को आप ये भी समझोगे कि ये ख़त्म होने वाला स्रोत नहीं है, ये आमतौर पे मान के उसको करोगे तो नवीकरणीय हो गया।
पारंपरिक नहीं, जिसका उपयोग पहले से नहीं हो रहा था, पारंपरिक जिसका उपयोग पहले से हो रहा था। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है पूछ रहा, तो जीवाश्मों से ऊर्जा। जीवाश्म जो फॉसिल्स है, फॉसिल से फिर रॉक बनता है और उस रॉक से फिर ऊर्जा की बात होती है। जैसे कोयला ले लो, तो कोयला जो है वो ऑर्गेनिक रॉक है, और ऑर्गेनिक रॉक कार्बनिक चट्टान जो बनेगा वो जीवाश्म से बनेगा, और जीवाश्म से चट्टान बनने में काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है। और पृथ्वी के अंदर जीवाश्म से जो चट्टान बन गया है, और तो उसका एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कोयला खर्च कर दो और फिर नया कोयला तुरंत एक तरफ बन रहा होगा तेजी से, ऐसा नहीं है। तो जीवाश्म से ऊर्जा का मतलब यही है। तो फॉसिल्स क्या होता है? कोई भी लाइफ है, कोई भी लिविंग थिंग जो है, उसके डेथ के बाद जो कुछ रेसिडुअल रह गया, जो अवशिष्ट रह गया, उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जीव का अवशेष यानी कोई भी लाइफ, चाहे वो प्लांट किंगडम का हो या एनिमल किंगडम का हो, प्राणी का हो या वनस्पति का हो, उसका जो अवशेष है, अपशिष्ट है, और वो पृथ्वी के अंदर दब गया, या और फिर वो तो उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म एक लंबे समय तक पृथ्वी के कुछ गहराई में जाके एक लंबे समय तक दबा रहता है, और जो ऊपर के जो वायुमंडल के जो भी कारक हैं उससे वो थोड़ा दूर रहता है, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और वो चट्टान का रूप लेता है। उसमें बहुत सा परिवर्तन होकर के चट्टान का रूप लेता है, जैसा कि उदाहरण में एक हमने कोयला बताया। तो जीवाश्मों से ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय नहीं है, वो उसका एक लिमिटेशन है। उस सोर्स से अगर ऊर्जा का जो बात है वो फिर खत्म हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कौन नहीं है? तो फॉसिल्स एनर्जी, जीवाश्मों से एनर्जी फ्रॉम फॉसिल्स जो है, जीवाश्मों से जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण या सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक और प्रस्तावक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर जी जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सत्ता के विभाजन का क्या नियम है? सरकार की एकात्मक प्रपत्र, सरकार की संघीय प्रपत्र, सरकार की समाजवादी प्रपत्र, सरकार की गणतंत्रवादी प्रपत्र। देखिए, सत्ता के विभाजन, सत्ता का विभाजन का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, यानी पावर को आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, विकेंद्रीकृत कर रहे हैं। एक जगह पर आप पावर को केंद्रीकृत नहीं रखे हैं और नीचे लेवल तक भी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हुआ सत्ता का विभाजन। तो सरकार की एकात्मक जो प्रवृत्ति है, एकात्मक सरकार, तो ये तो बता रहा है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन ए कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर का बंटवारा है, सत्ता का विभाजन यानी पावर का बंटवारा। तो पावर का बंटवारा, और यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है सरकार की एकात्मक प्रपत्र, तो वो नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो, बी मैं छोड़ रहा हूं अभी, सरकार की समाजवादी प्रपत्र यानी सोशलिस्ट नेचर। तो सोशलिस्ट नेचर अलग चीज है, सोशलिस्ट होना अलग चीज है, और डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये अलग चीज है। कोई राज्य, कोई राष्ट्र समाजवादी विचारधारा पर होते हुए भी, समाजवादी विचारधारा की सरकार होते हुए भी, समाजवादी व्यवस्था होते हुए भी वहाँ पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, पावर का विभाजन किया जा सकता है, निचले स्तर तक पावर को ट्रांसफर किया जा सकता है। या समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सरकार होते हुए भी पावर को सेंट्रलाइज्ड भी किया जा सकता है। तो समाजवादी हैं कि पूंजीवादी हैं, ये अलग चीज है। लेकिन पावर को, समाजवादी में ऐसा नहीं होना है कि पावर सेंट्रलाइज ही रहता है, उसमें भी डिसेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन वहां पर प्राइवेटाइजेशन का विरोध होता है
और प्राइवेटाइजेशन का होना ये कोई सत्ता का बंटवारा या सत्ता का विभाजन की बात नहीं होती है। यहाँ पर है सत्ता के विभाजन का क्या नियम है या कहाँ पर संभव है, क्वेश्चन ऐसे होना। तो समाजवादी प्रपंथ से भी नहीं होगा, गणतंत्रवादी प्रपंथ यानी रिपब्लिक, तो रिपब्लिक होने से सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है। राजतंत्र भी है, मोनार्की है, किंगशिप है, वहां भी पावर चाहे तो सेंट्रलाइज्ड हो सकता है और चाहे तो डिसेंट्रलाइज कर सकता है। तो सत्ता का ये जो संघ, बी ऑप्शन जो है सरकार की संघीय स्वरूप, संघीय स्वरूप। तो संघीय स्वरूप का मतलब है कि एक सेंट्रल पावर है और नीचे लेवल पर भी पावर है, सरकार नीचे लेवल पर भी है। जैसे भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ है का मतलब क्या, एक केंद्र सरकार होगा और राज्य सरकार है और राज्यों को भी पावर दिया गया है। तो संघीय, जैसे ही आपका यूनियन फेडरल स्ट्रक्चर की बात होगी, फेडरल स्ट्रक्चर की जहां जैसे ही बात होगी तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर का, शक्ति का, सत्ता का विभाजन। तो इसलिए आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सी भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की विशेषता है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन। संघ तो दोनों है, हमारा भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन भी और यूनियन भी, दोनों संघ का अंग्रेजी के लिए संघ, हिंदी के संघ शब्द के लिए अंग्रेजी में फेडरेशन भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकता है, दोनों संघ है। तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की विशेषता है जो दोनों में पाया जाएगा। ये पहले हम लोग ऑप्शन डिसाइड कर लें। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता सिर्फ सिंगल एकल नागरिकता, ये भारतीय संघ की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय शासन की विशेषता है। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान सिंगल सिटीजनशिप अनाउंस करता है, यानी यहां सिर्फ राष्ट्र के नाम पर नागरिकता है, राज्य के नाम पर नागरिकता नहीं है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता, यहां चुनना है कि दोनों चीज दोनों जगह जो उपस्थित हो वो चुनना है। तो एकल उपस्थित है भारत में, एकल नागरिकता भारत, दोहरी नागरिकता यूएसए में। तीसरा है संविधान की 3 सूचियां, हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ है 3 सूचियां, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ऐसा अमेरिका में नहीं। और डी जो है संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, ये जो है ये एक तरह से कहा जाता है कि हम अमेरिकी संविधान से हमने लिया है, यानी कुछ कुछ बातें दूसरे संविधान से इन्फ्लुएंस्ड होकर के हम अपने पास रखे हुए हैं, प्रभावित होकर के, तो वही कहा जाता है कि इस संविधान से हमने लिया। ऐसा नहीं कि हमने उसका कॉपी कर लिया, उससे हम प्रभावित होकर के अपने यहाँ भी वो व्यवस्था रखें। तो ये जो डी ऑप्शन है, ये व्यवस्था भारतीय संविधान में बहुत हद तक हम भारतीय संविधान में बहुत हद तक हम अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर के रखे हैं। इसमें यह है कि संविधान के अंततः जो अगर व्याख्या कहीं बात हो तो अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन, अंतिम व्याख्या, संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो हमारी न्यायिक व्यवस्था की जो सर्वोच्च संस्था है, द एपेक्स बॉडी ऑफ आवर जुडिशियरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, वही हमारे संविधान की व्याख्या करने का वाला अंतिम पायदान है, अंतिम संस्था है व्याख्या करने का, व्याख्या वही करेगा। अब एक्ट बनाना, उसको लागू करना नहीं, ये अलग बात है, लेकिन व्याख्या करने की अंतिम शक्ति या अंतिम संस्था हमारी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। ये अमेरिकी संविधान में भी और ये भारतीय संविधान में, जिसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक अहम विशेषता है और वो यूएसए के संविधान में भी है। तो जुडिशियल रिव्यू में 2 बात है। जुडिशियल रिव्यू में एक बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय
अपने पिछले फैसले से बंधा हुआ नहीं है, उसको बदल सकता है, रिव्यू कर सकता है, अपने फैसले का रिव्यू कर सकता है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर द्वारा बने गए नियम की संवैधानिकता को भी परख सकता है कि वो जो लेजिस्लेचर से, विधायिका से, चाहे वो केंद्रीय विधायिका हो या प्रांतीय विधायिका हो, यानी संसद हो या विधानमंडल हो, उससे अगर कोई अधिनियम बना है तो उसकी संवैधानिकता को वो परख सकता है, वो देख सकता है, उसकी संवैधानिकता पर वो अपना फैसला दे सकता है। और वो अगर उसके नज़र में संवैधानिक नहीं है तो वो विधायिका द्वारा बनाया गया वो अधिनियम समाप्त हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो ये बात कहाँ पर करने का अधिकार सर्वोच्च ने, ये दोनों इस फैक्ट का, इस फीचर का, इस विशेषता की सिमिलरिटी यूएसए में भी और भारत में भी, दोनों जगह ये सिमिलर है। तो इन 4 ऑप्शनों में ये हमारा क्वेश्चन ये था कि निम्न में कौन भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की विशेषता है, तो वो डी होगा। संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस तो भाई आपके हर सेट में रहता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। ये आप लोग के ऊपर एक अतिरिक्त भार के रूप में है, और मंथ वाइज किस मंथ में कौन इम्पोर्टेंट दिवस है, अब तो इतना हो गया है कि लगता है कि सब एक डेट ही कोई ना कोई दिवस के रूप में स्थापित है। तो खैर आप जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ये अतिरिक्त भार तो है, ये मैं समझ रहा हूँ। आप इसको याद करोगे तो ये जो 99 नंबर पर हमारा है कि विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि इस पर कोई कॉन्सेप्ट पे तो ये ऑप्शन पकड़ाएगा नहीं, तो रटना है। तो 18 दिसंबर विश्व अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, चूँकि आपका अरबी दिवस जब है तो हिंदी दिवस भी यहीं पर याद हो गया। तो 18 दिसंबर और विश्व हिंदी दिवस जो हमारा है वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और विश्व अंग्रेजी दिवस भी है वो 23 अप्रैल को विश्व अंग्रेजी दिवस। विश्व अंग्रेजी दिवस जो मनाया जाता है वो आपको अप्रैल में 23 अप्रैल को विश्व अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हमारा क्वेश्चन था विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर विश्व अरबी भाषा दिवस के रूप में स्थापित दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जीके पोर्शंस के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। 100 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो या तो आपका मैथ साइंस का कहीं का होगा, नहीं आ गया। 100 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी शायद जीके का ही है, तभी खुला है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज किसे बनाया गया? 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज किसे बनाया गया, या ये ताज किसको मिला, ऐसे होना चाहिए, या ताज किसे पहनाया गया, या ये ताज किसके नाम से है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये है एलिसा पेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्रिकेट के क्षेत्र में, एलिसा पेरी। ये महिला खिलाड़ी एलिसा पेरी, जिनको 2019 में क्रिकेट ऑफ द ईयर का ताज मिला है, एलिसा पेरी। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया की। और महिला क्रिकेटर के रूप में इनकी बहुत ख्याति है, और ये वुमेन्स ओडीआई, वुमेन्स फीमेल
मतलब क्रिकेट ऑफ द ईयर ही नहीं, इनको प्लेयर ऑफ द डेकेड भी घोषित किया गया है। दशक का खिलाड़ी भी, महिला खिलाड़ियों में इन्हें दशक का खिलाड़ी ओडीआई का भी घोषित किया गया है इनको। तो वोमेन्स ओडीआई डिकेड प्लेयर के रूप में इनकी घोषणा हुई है, यानी 2010 से 2020 के डिकेड का ये दशक की खिलाड़ी का ताज भी इनको मिला है। और 2019 में क्रिकेट ऑफ द ईयर भी इनको मिला है। और इस दशक की खिलाड़ी के महिला खिलाड़ी, दशक की महिला खिलाड़ी का डिकेड प्लेयर ऑफ द डिकेड, वोमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड का भी खिताब इनको मिला है। वोमेन्स प्लेयर ऑफ द डिकेड का भी खिताब किस महिला क्रिकेटर को मिला है? तो वो है एलिसा पेरी। वो कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट नहीं, दिस इज द लास्ट। ये अंतिम इस सेट का क्वेश्चन है और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट के जीके के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।